साथियों नमस्कार, प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। तो आइए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 दीपा दीदी का बुक है और अड्डा 24/7 पब्लिकेशन का बुक है। इसमें कुछ आंसर गलत प्रिंट हो गए हैं, उसको मैं सुधार किया हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है और कहना चाहता हूँ कि इसमें जो है आपको फुल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसमें जीके जीएस का भी प्रश्न है, मैथ रीजनिंग का भी है, तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। देखिए पहला प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है राग यमन कौन सी थाट से है। तो थाट को राग का जनक बोलते हैं, तो यह कल्याण थाट से। ठीक है जी, कल्याण थाट से उत्पन्न है राग यमन। और देखिए दूसरा प्रश्न इसमें है रूपक ताल की खाली कितनी मात्रा पर होती है। तो आप जानते हैं रूपक ताल जो होता है 7 मात्रा का ताल है, और इसमें जो होता है हम आपसे बताना चाहते हैं कि इसमें खाली कुछ नहीं होता है। तो खाली कितनी मात्रा पर होता है, तो इसमें खाली नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। इसमें खाली नहीं होता है। ताली ताली 1, 4 और छठी मात्रा पर, मतलब 3 ताली होता है। ठीक है जी, तो 7 मात्रा होता है आप जान गए, और 3 विभाग होता है। ठीक है, देखिए एक ताल में कितने विभाग होते हैं, तो एक ताल में 6 विभाग होते हैं, 12 मात्राएं होती हैं, और ताली इसमें 4 होती है और खाली 2 होता है। ठीक है जी, एक ताल में, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 4 नंबर सवाल, पंच सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आप जानते हैं 15 मात्राएं होती हैं और 4 विभाग होता है। और बड़ी सवारी ताल पूछा जाए तो उसमें अब 16 मात्राएं 5 विभाग होती हैं, याद रखिएगा। देखिए तो आंसर सी हो गया। ख्याल के साथ कौन सा ताल बजाया नहीं जाता। ठीक है जी, तो आप जानते हैं इसमें ख्याल के साथ जो है कौन ताल नहीं बजाते हैं, तो 4 ताल नहीं बजाते हैं, यह ध्रुपद के साथ बजाते हैं। ठीक है जी, यह ध्रुपद के साथ बजाते हैं। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। 6 नंबर सवाल कह रहा है झप ताल कितने मात्राओं की होती है। तो झप ताल आप जानते हैं, झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 10 मात्राएं होती है। ठीक है जी, देखिए 3 4 3 4, 4 विभाग वाली ताल कौन सी है। तो आप जानते हैं इसमें झुमरा ताल। ठीक है जी, झुमरा ताल है, और इसमें 14 मात्राएं होती हैं। देखिए 3 4 3 4, तो ये 7 और ये 7, 14 मात्राएं हो जाती हैं झुमरा ताल में। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल लिख रहा है एक ताल में खाली कौन सी मात्रा पर होती है। तो एक ताल जो होता है, एक ताल में खाली तीसरी और सातवीं मात्रा पे होता है। ठीक है, याद रखिएगा। विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म दिवस कब है। तो डेट ऑफ बर्थ इनका 10 अगस्त 1860 है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पंडित बालकृष्ण बुआ एचलंजीकर, देखिए इनके मुख्य शिष्य कौन थे। तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है जी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मशहूर गजल गायक कौन थे। तो अमीर खुसरो। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें लिखा गया है पंडित पलुस्कर, देखिए तो लिखा गया पंडित पलुस्कर जी की पहली मात्रा किस चिन्ह से शुरू होता है। तो हम आपको बताते हैं, जो है पहली मात्रा 1 से शुरू होती है, 1 2 3 ऐसे मात्रा संख्या लिखा जाता है। ठीक है जी, ताली पर भी आपको जो है सम जो होता है, सम शुरू होता है भातखंडे जी के पत्ती में क्रॉस से, और पलुस्कर जी के पत्ती में सम जो होता है मात्रा संख्या से शुरू होता है। ठीक है जी, तो देखिए भातखंडे जी के ताल लिपि में खाली को किससे दर्शाते हैं, तो शून्य से, और पलुस्कर जी में प्लस से दर्शाते हैं। ठीक है जी, और ये भातखंडे जी का सम है। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला सवाल देख लीजिए, भूपाली राग की ठाट क्या है। तो भूकालगढ़ आप जानते हैं, तो कल्याण ठाट हो गया, और ग इसका वादी है, और संवादी इसका धैवत है भूपाली का। ठीक है, झुमरा ताल कितने मात्राओं की होती है। तो आप जानते हैं 14 मात्राएं की झुमरा ताल होती है, ऊपर आपने देखा है। भारतीय संगीत में कितनी पद्धतियां हैं। तो आप जानते हैं 2 पद्धति है, उत्तर भारतीय संगीत या जिसको भारतीय संगीत पद्धति कहते हैं, और दक्षिण संगीत पद्धति को कर्नाटक संगीत पद्धति कहते हैं। तो 2 है। ठीक है, गायन के उपयोगी नाद को क्या कहते हैं। तो आहत नाद होता है, जिसको स्वर कहा जाता है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। सप्तक तार कितने प्रकार के होते हैं। तो सप्तक आप जानते हैं मदर सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, तो 3 होते हैं। ठीक है जी, शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को क्या कहते हैं। तो कोमल स्वर कहते हैं, कोमल स्वर कहते हैं। और ऊपर जाइएगा तो क्या होगा जी, तीव्र स्वर। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, स्वरों द्वारा ऊपर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो सारे गम ये आरोह होता है, और स्वरों के क्रम में नीचे आने को अवरोह कहते हैं। ठीक है,
राग में कम से कम कितने स्वर हो सकते हैं, तो कम से कम 5 होते हैं, उसको आडव कहा जाता है। और 6 वाले को साडव कहते हैं, और 7 वाले को संपूर्ण कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं। अगला सवाल देखिए, थाट कितने होते हैं, तो थाट जानते हैं। देखिए, दक्षिण भारत में 72 थाट है, और आपको उत्तर भारत में 10 थाट, 32 थाट का प्रचलन है, लेकिन उसमें मुख्य 10 थाट है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, जिन थाटों से राग उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन रागों को क्या कहते हैं, आश्रय राग कहते हैं। ठीक है जी। तो आश्रय राग 10 है। ठीक है जी। नाद की कितनी विशेषताएं होती है, तो नाद की कितनी विशेषताएं होती हैं, आप बताइए। तो नाद की 3 विशेषताएं होती हैं। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा गया है, स्वरों की चलन को क्या कहते हैं, तो स्वरों की चलन को क्या कहते हैं, अलंकार। ठीक है जी। देखिए, ध्रुपद के कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं, अस्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग। ठीक है जी। अस्थाई, अंतरा, संचारी, संचारी, अभोग। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए, ध्रुपद गीत में प्रायः गाया जाता है, क्या गाया जाता है, तो भक्ति गीत गाया जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, धमार, धमार गीत कौन से ताल में बजता है, तो धमार गीत जाहिर सी बात है धमार ताल में बजता है। छोटे छोटे तानों के लड़ी को क्या कहते हैं, तो टप्पा कहते हैं। ठीक है जी, टप्पा कहते हैं। चलिए, अगला सवाल देख लीजिए, 7 स्वरों वाले राग को क्या कहते हैं, तो संपूर्ण जाति। संपूर्ण जाति का कहते हैं, ये 5 स्वर वाला है। देखिए, सारंगदेव के अनुसार वाद्यों के मुख्यतः कितने वर्ग में विभाजित किया गया है वाद्यों को, तो 4 वर्ग में। ठीक है जी, 4 वर्ग में। आप जानते हैं, तत्, औनध, घन और सुशिर। ठीक है। तो अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, जिन वाद्यों में चमड़े पर आघात करने से स्वर उत्पन्न होते हैं उसको औनध कहते हैं। ठीक है, औनध कहते हैं। सुशिर हवा से होता है। ठीक है जी, हवा से उत्पन्न होता है। और तत् में जो होता है तार से उत्पन्न होता है ध्वनि। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल लिख रहा है, इस राज से कौन से यंत्र को बजाते हैं, तो इस राज से आप किसको बजाते हैं, इस राज को कौन से यंत्र से बजाते हैं, तो कमानी से बजाते हैं। ठीक है, इस राज को कमानी से बजाते हैं। देखिए, अगला सवाल लिख रहा है, 34 नंबर सवाल लिख रहा है, किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को गायन में मीड कहते हैं, तो वाद्यों में क्या कहते हैं, वाद्यों में कहते हैं इसको सत। ठीक है जी, वाद्यों में इसको सत कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, 35 नंबर, दिल्ली बाज को क्या कहते हैं, तो मस्जिद खानी गत, मस्जिद खानी गत। और वहीं राजा खानी गत किसको बोलते हैं, लखनऊ बाज को। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, तबले के ठेका सुनकर हम क्या पहचानते हैं, तो लय को पहचानते हैं, ताल को पहचान लेते हैं। ठीक है जी, ताल को। तानपुरा को किसके द्वारा बजाया जाता है, तो उंगलियों से बजाते हैं तानपुरा। तानपुरा में 4 तार होता है, आप जानते हैं। शहनाई में किस यंत्र द्वारा स्वर उत्पत्ति होता है, तो पत्ती के द्वारा। ठीक है जी। उस्ताद अली अकबर खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते, तो सरोद। ठीक है जी, सरोद। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, हिंदुस्तान हिंदुस्तान में मशहूर शहनाई वादक कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां, जानते हैं आप, 2001 में इनको भारत रत्न मिला। अगला सवाल देख लीजिए, 42 नंबर, राग वृंदावन सारंग का सम प्रकृति राग क्या है, तो मतलब इसके प्रकृति से मिलता हुआ, तो काफी, काफी राग है। ठीक है जी। और काफी राग में देखिए, काफी राग में निषाद कोमल। ठीक है जी, गंधार कोमल। निम्न में से कौन सा राग आश्रय राग होते हुए भी साडो साडो जाति का है, मतलब 6 आरोह में 6 अवरोह में, तो मारवा राग हो गया। इसमें पंचम वर्जित होता है। ठीक है जी, मारवा में पंचम। और इसमें ऋषभ जो होता है वादी होता है, और धैवत होता है संवादी। ठीक है जी। और इसका जो है देखिए, इसका गायन समय जो होता है दिन का चौथा पहर होता है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, पखावज पर सामान्यतः गंभीर ताले कौन सी बजती है, तो आप जानते हैं धमार। पखावज पर धमार ताल बजता है। देखिए, निम्न में से कौन से जोड़ी की ताले मात्राओं की दृष्टि से बेमेल है, तो बेमेल देखिए, ये तो 10-10 मात्राएं हो गए। सूल ताल में 10 मात्राएं, झप ताल में 10 मात्राएं, रूपक में 7 मात्राएं, और आपको तिबरा में 16 मात्राएं। ठीक है जी। धमार ताल में जो है आपका 14 मात्राएं, दीपचंडी में भी 14 मात्राएं होती है, 14-14। तो ये भी समान हो गया और ये भी समान हो गया, तो बेमेल क्या है, ये 7 और 16 वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है जी, आंसर बी हो गया। अगला सवाल देख लीजिए, कौन सा स्वर किसी राग में विवादी नहीं हो सकता, तो विवादी देखिए, विवादी षड्ज नहीं होता है। ठीक है, इसको अस्थाई स्वर कहते हैं। 47 नंबर सवाल है, निम्न में से किस राग में वक्र स्वर लगते हैं, तो वक्र स्वर किस में लगते हैं, तो तिलक कामोद में। ठीक है जी, ये खमाज थाट से उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन सा स्वर किसी भी राग में वादी नहीं हो सकते, वादी नहीं हो सकते। देखिए,
तो हमेशा शुद्ध स्वर ही वादी संवादी होते हैं। तो ये कोमल निषाद लिखा है तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। तो कोमल स्वर कभी वादी संवादी नहीं होते। भीमपलासी राग में किस स्वर पर न्यास लिया जाता है? देखिए भीमपलासी स्वर में, देखिए हम आपसे बता रहे हैं यहाँ पे भीमपलासी जो है काफी थाट से उत्पन्न है, ठीक है जी। और मध्यम इसका वादी है, संवादी इसका षडज है, ठीक है। और न्यास के स्वर इसमें जो होता है, चूंकि ऋषभ और धैवत इसमें वर्जित होता है, तो न्यास के स्वर आपको जो है देखिए रे तो वर्जित हो जाएगा, तो आपका बचेगा सिर्फ क्या, और ध भी वर्जित है, ठीक है जी। तो आपका क्या होगा जी, गंधार पर आप न्यास ले सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर सी हो गया, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, निम्न में से कौन सा एक आलाप का प्रकार नहीं है? तो आलाप का प्रकार जाहिर सी बात है रूपक आलाप है और अलिप्ति गान है, लेकिन ये नहीं है, मेलापक नहीं है, ठीक है जी। तो आंसर बी हो गया। भारतीय संगीत में किस स्वर को अर्धदर्शक कहा जाता है? तो मध्यम को कहते हैं, क्योंकि यह बीचों बीच पड़ता है, आपको बताया गया है। पिछला वीडियो सब देखिए, आपकी तैयारी मजबूत होगी, ठीक है जी। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है जी। अगला सवाल है, राग केदार में रंजकता बढ़ाने के लिए किस विवादी स्वर का प्रयोग किया जाता है? तो राग केदार में आप विवादी स्वर कोमल निषाद का प्रयोग करके उसकी रंजकता को बढ़ाते हैं, ठीक है जी। निम्न में से कौन सा स्वर युग्म किसी भी राग के वादी संवादी नहीं हो सकते? देखिए तो आप देखिए सा म हो सकता है और गंधार निषाद भी हो सकता है, लेकिन रे ग नहीं हो सकता। देखिए आपको मैं बताऊं, सा रे ग म प ध और नी। देखिए तो यहाँ से देखिए ये हो गया उत्तरांग, ठीक है जी, उत्तरांग, ये हो गया पूर्वांग। तो आप जानते हैं कि वादी संवादी के नियम में जानते हैं कि एक पूर्वांग से होगा एक उत्तरांग से होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको रे और ग दोनों पूर्वांग से हो गया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। तो ये कभी भी पूर्वांग वाले स्वर नहीं होंगे वादी संवादी, ठीक है, अलग अलग होंगे। देखिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, मैं लिख रहा हूँ, पंडित वेंकट मक्की के अनुसार रागों की कुल कितनी जातियां हैं? तो रागों की कुल 9 जाति, ठीक है जी। और ये चूंकि वेंकट मक्खी जी 72 थाटों का जो है गणित के माध्यम से उत्पन्न किए थे या सिद्ध किए थे कि 72 थाट बन सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में कोमल ऋषभ को नाम से जिस नाम से पुकारते हैं, तो उसी को दक्षिण भारत पद्धति में क्या कहते हैं? तो शुद्ध ऋषभ कहते हैं, ठीक है जी। तो उत्तर भारतीय में कोमल ऋषभ को, दक्षिण भारतीय में शुद्ध ऋषभ कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, चतुष चतुष चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा, ठीक है जी, द्वय द्वय निषाद गंधारो तीत स्त्री ऋषभ धैवतो, श्रुतियों पर स्वर स्थापित करने वाला यह दोहा किसने रचा? तो भरत मुनि ने रचा, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, लक्षण गीत से आप क्या दर्शाते हैं? मतलब लक्षण गीत का क्या उद्देश्य होता है? तो राग का परिचय कराना। अगला सवाल देखिए, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो भरत मुनि, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, शाहजहां का दरबारी संगीतज्ञ क्या था? तो छत्तर खां था। देखिए किसी तार पर एक सिरे से 36 डिग्री की दूरी पर तार तारसा, ठीक है जी, तारसा स्थापित की गई, तो पंचम की स्थापना कहाँ होगी? तो 24 इंच पर, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, तानपुरा में कितने तार होते हैं? तो आप जानते हैं 4 तार होते हैं। देखिए तानपुरा का एक अंग तुम्बा यह किससे बना होता है? तो जंगली लौकी से बना होता है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, हाथी दांत के छोटे छोटे टुकड़े तानपुरे की सभी तारों में घुड़च और कील के मध्य पिरोए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो मनका, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, पुरुषों के तानपुरा पुरुषों के तानपुरा में पीतल का तार कहाँ होता है? तो पीतल का तार होता है पहला और चौथा तार, ठीक है जी। और महिला में पूछा जाए तो महिला में पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों लोहा के होते हैं, और चौथा जो होता है पीतल का होता है, ठीक है जी। तो चौथा पीतल का होता है और ये तीनों एफी लोहा का होता है, ठीक है। अधिक उतार चढ़ाव के लिए तार को किससे किससे मिलाते हैं? तो खूंटी से, ठीक है जी। महिलाओं के तानपुरे का प्रथम तार किससे बना होता है? तो लोहा से, ठीक है जी। और चौथा तार, ये देखिए चौथा तार बनेगा पीतल से, ठीक है। मिजराब कौन से, आपको बताना है कि कांसा, कांसा जो होता है मिश्र धातु, इसमें कौन कौन धातु से मिलकर बना होता है? आपको बताना है, कमेंट करके बताइए, साइंस का सवाल है, ठीक है जी, कमेंट करके बताना है, ठीक है।
मिजराब कौन से वाद्य यंत्र से बजाते हैं? तो आप जानते हैं मिजराब कौन से वाद्य यंत्र में आता है? बताइए सही सवाल क्या हो जाएगा जी? आप कमेंट करके बताइए मिजराब क्या होगा। तो मिजराब से आप क्या बजाते हैं? सितार। ठीक है, मिजराब से क्या बजाते हैं? तो सितार। जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे तरब कहते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, सितार में कितने तार होते हैं? तो आप जानते हैं 7 तार होते हैं। अगला देखिए, सितार के तार पर मिजराब से प्रहार करने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? बोल। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, हिंदुस्तान के जाने माने सितार वादक कौन है? तो पंडित रविशंकर हैं। उनकी थी जो है आत्मकथा है माई म्यूजिक माई लाइफ। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है आपको, कौन से वाद्य यंत्र को तत् वाद्यों की जननी कहा जाता है? तो बीड़ा को। ठीक है जी। सितार को बजाए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो मिजराब। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, 74 नंबर सवाल लिख रहा है। 74 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, धातु की एक छोटी पत्ती जिससे सरोद बजाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आप बताइए। जवा कहते हैं। ठीक है। जिन वाद्यों में हवा से स्वर उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सुसीर कहते हैं। ठीक है जी। सुसीर कहते हैं जिनसे हवा से उत्पन्न होता है ध्वनि। ठीक है। बीड़ा क्या है? तत् है, और बांसुरी सुसीर में आ गया, और सितार भी तत् हो गया। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल इसमें देखिए, अगला सवाल है आपका 76 नंबर, रात 12 बजे। देखिए, रात 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक जो राग गाए जाते हैं उसको उत्तर राग कहते हैं। ठीक है, उत्तरांग। ख्याल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? तो द्रुत ख्याल और विलंबित ख्याल। ठीक है। जो ख्याल धीमी लय में गाया जाता है उसको विलंबित ख्याल कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को क्या कहते हैं? तो तालबद्ध रचना को क्या कहेंगे जी? सूरादर्थ। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों के तालबद्ध रचना को सूरादर्थ कहते हैं। 80 नंबर सवाल है, अचल स्वर कितने होते हैं? तो 2, सा और पा। ठीक है जी। तो म्यूजिक का सवाल इतना ही। अगले अब देखिए, यहाँ पे आपको हम जीके का सवाल दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा बुक से है, आप इसको देखिए। पहला सवाल इसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? तो सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ, जिसको अब रूस कहा जाता है। ठीक है जी। अगला सवाल है, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और 1976 में लागू हुई। ठीक है देखिए, और ये आठ मूल कर्तव्यों का बात किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? तो बताइए कब होगा? 1976। ठीक है जी। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है जी। 42वें संविधान संशोधन के 10 आदर्श को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य। ठीक है जी। बाद में 2002 में 11 मौलिक कर्तव्य हुए। ठीक है जी। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य दिया गया? तो 10। और 2002 में जो है 86वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक कर्तव्य में लागू किया गया, तो 2002 से 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। ठीक है जी। 7 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो 1976 में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, याद रखिए। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 4 क। ठीक है जी। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा, बताइए, भाग 4। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51 है। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, और अनुच्छेद 51 में क्या है आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, अनुच्छेद 51 में क्या है कमेंट करके बताना है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। ठीक है जी। 11वां कौन है? तो शिक्षा का व्यवस्था करना बच्चों के लिए। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है?
तो आप इसका सही उत्तर हो जाएगा विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। ठीक है जी, ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो सभी नागरिकों के लिए है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को तो दंड देने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यह बाध्यकारी नहीं है। ठीक है जी, तो अगला सवाल देख लीजिए, भारत भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार उपरोक्त कथन के संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित किया गया है? तो अनुच्छेद 51 है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है, बताइए। तो राज्य का आज्ञा पालन ये है मौलिक कर्तव्य, समाज का आज्ञा पालन ये भी सही है, कानून का आज्ञा पालन ये भी है, लेकिन ये करों की अदायगी ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है जी, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, यहाँ पे भी देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको सही उत्तर है संविधान का पालन करना है, ये देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना ये भी है, लेकिन ये नहीं है, धर्मनिरपेक्षता वाला नहीं है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है 19 नंबर, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? बताइए। तो मौलिक कर्तव्य आपको इसका सही उत्तर होगा हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ये बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आप देखिए, आम भाईचारा की भावना को उजागर करना ये है, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना ये नहीं है, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना ये भी है, भारत की समृद्धि विरासत का संरक्षण करना ये भी है, लेकिन बी इसका आंसर नहीं है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है इसमें, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं है? तो आप देखिए यहाँ पे, ये सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये शामिल है, हिंसा का परित्याग करना ये भी शामिल है, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना ये शामिल नहीं है, भारत की सार्वभौमिकता एकता और अखंडता को बनाए रखना ये है। ठीक है जी, तो आंसर सी हो जाएगा, नहीं पूछा है तो। ठीक है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन। ठीक है जी, अगला सवाल इसमें देख लीजिए। अगला सवाल है इसमें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो आप जानिए अनुच्छेद 51 को। ठीक है जी, देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो आप देखिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होना, ये सही है, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा और इसमें सुधार करना ये भी है, देखिए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का परित्याग ये भी है, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना ये नहीं है। ठीक है जी, अब अगला देखिए, अगला जीके जी से सवाल देखिए, पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ है? तो भारत चीन जानते हैं आप। देवघर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? तो क्रिकेट से। देखिए दिलवाड़ा का जैन टेम्पल आपको राजस्थान में मिलेगा। देखिए शांति निकेतन निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी से, जिनको गुरु कहा जाता है, गुरु जी कहा जाता है। देखिए ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो कॉफी। और यहाँ के कॉफी के बंदरगाह को फेजेंडा कहा जाता है, फेजेंडा। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो विश्व महिला बैडमिंटन। और वहीं पुरुष का पूछेगा तो थॉमस, विश्व पुरुष बैडमिंटन को थॉमस कप कहते हैं। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक 2016 के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? तो जनरल दलबीर सिंह सुहाग। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम क्या है? तो टक्का। देखिए अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में 24 अक्टूबर को हुआ। IAEC ये होता है इंडियन एटॉमिक ऊर्जा कमीशन, एनर्जी कमीशन। ठीक है जी, तो ये बी हो जाएगा, सही है। देखिए वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो ब्रिटिश सिंहासन का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप जानते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1962 में। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है कब जोड़ा गया? तो
42वां संविधान संशोधन 1976, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। देखिए अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल देख लीजिए, विज्ञान से है। सवाल पूछा जा रहा है कि किसी द्रव के क्वथनांक को कैसे बढ़ाया जाएगा, तो दाब बढ़ाकर। ठीक है जी। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है जी। निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है, तो लोहा है। विद्युत किससे उत्पन्न होता है, तो आप जानते हैं डायनेमो से विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है जी, डायनेमो से। और मोटर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सॉरी, मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांजिस्टर जो है इलेक्ट्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। देखिए सोनार नामक यंत्र किस काम में आता है, तो पनडुब्बी के स्थान का पता लगाने में। ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या है, तो जूल प्रति सेकंड एवं वाट। ठीक है जी। छड़ चुंबक के मध्य में चुंबक कितना होता है, तो शून्य। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है जी का मान अधिकतम कहाँ होगा, तो पोल पे होगा, ध्रुवों पर। ठीक है जी, ध्रुवों पर। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा आवेश रहित है, तो किस पर आवेश नहीं होता है, इस पर न्यूट्रॉन पर जीरो आवेश होता है, प्रोटॉन पर आपका +1 होता है और इलेक्ट्रॉन पर -1। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का चैडविक। ठीक है जी। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत कितना होती है, तो 91 से 92%। ठीक है। रिक्टर स्केल से क्या मापते हैं, तो भूकंप की तीव्रता। अगला सवाल देख लीजिए, 27 नंबर है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंग में परिवर्तित करने का काम कौन करता है, तो आपको माइक्रोफोन। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होगा, ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, इसको छोटा कर दीजिए थोड़ा सा। प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग का होगा, अधिकतम विचलन कोण बैगनी रंग का होगा। ठीक है। ट्रेकोमा रोग किससे संबंधित है, तो आंख का बीमारी है ट्रेकोमा। ठीक है जी। तो अब आगे हम जो है मैथ के सवाल देखने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो आइए मैथ का सवाल है, देखिए मैथ का सवाल कर रहा है x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। तो आपका वैल्यू किसका निकालना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और -3xyz। ठीक है जी। तो x का वैल्यू 1 दिया है तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, y का वैल्यू 2 दिया है तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 हो जाएगा, और z का मान 3 दिया है तो 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 3 9 3 27। ठीक है जी। और घटाओ 3 गुणे x का मान 1 है और y का मान 2 है और z का मान 3 है। ठीक है जी। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 9 और 27 9 कितना हो जाएगा जी, 27 9 हो गया 35, 35 हो गया। 35 में से आप घटाइए, 35 में से घटा दीजिए आप, ये कितना हुआ, 3 दूनी 6 तियाँ 18 हो गया। ठीक है जी। तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा जी, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 17 हो जाएगा। ठीक है जी। तो 17 आंसर कहाँ दिया है, तो 17 आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे बना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है 50 + 70 का 20% कितना होगा, तो 50 देखिए 50 + 70 का 20%, 20% देख लीजिए 20/100 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 120 गुणे 20/100, तो 0 2 कट गया, 2 0 कट गया, तो 12 दूना 24 आंसर आ गया। क्या आ गया जी, 24 आंसर। देखिए 24 आपका बी में दिया है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल क्या कह रहा है जी, अगला सवाल आपसे देखिए, अगला सवाल पूछ रहा है 33 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति को एक व्यक्ति कार को तो व्यक्ति कार को कितने में बेच रहा है, तो और 13% की हानि होती है, तो कितने रुपए की हानि हुई, तो देखिए बेच कितना में रहा है, 156 और 600। ठीक है जी। और 13% हानि हो रहा है तो 13% इसका निकालिए, 13% निकाल दिए। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, अब 13 से गुणा करिए, 13 छक्का 78 हो गया, और 13 छक्का 78 और 7 कितना हो गया जी, 78 7 हो गया 85, 85 हो गया, और आपको आपके पास 8 बच गया, 13 पचे 65 और 8 कितना हो गया जी, 65 8 हो गया आपका 73, और 13 कम 13 7 कितना हो गया 20, तो 20,358, 20,358, 20,358 कहाँ दिया है,
तो आपका आंसर ए में हो जाएगा। ठीक है जी, आंसर क्या हो गया? ए। आंसर आपका ये हो गया 20,358। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल क्या लिख रहा है। मोहन की उम्र उसके पुत्र से 5 गुनी है। ठीक है जी, तो देखिए ये मोहन हो गया और इसका पुत्र हो गया सन। तो यदि सन x है तो मोहन कितना है? 5x, इसका 5 गुना हो गया। बोल रहा 4 वर्ष बाद दोनों का उम्र जो कितना होगा? 44। तो 4 वर्ष बाद ये भी 4 साल बढ़ेगा और 4 साल ये भी बढ़ेगा, तो दोनों का जोड़ने से बोल रहा है कि 44 आना चाहिए। ठीक है जी, तो देखिए x और x मिलेगा तो 6x हो जाएगा और इधर हो गया 8, इधर है 44। तो देखिए 6x बराबर ये 8 जाएगा, घट जाएगा तो इधर 36 हो जाएगा। तो 6 से कट गया आपका 6 बार में। ठीक है जी, तो लड़का 6 साल का था और मोहन 5x। 5x मतलब आपका 5x का मतलब होता है 5 गुणे 6 बराबर 30 साल का। ठीक है जी, तो मोहन कितने साल का है? 30 साल का। तो 30 देखिए इसमें कहाँ दिया है? तो 30 साल आपका दिया है बी में। ठीक है जी, देख लीजिए आप अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है जी। अगला सवाल आपसे देखिए, अगला सवाल कह रहा है समकोण त्रिभुज में कर्ण कितने भुजाओं के वर्ग का योग होता है? तो आप जानते हैं, देखिए ये समकोण त्रिभुज हो गया और ये आपका आधार हो गया बेस, और ये हो गया आपका लंब हो गया हाइपोटेनस, सॉरी आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो आप जानते हैं हाइपोटेनस मतलब कर्ण बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के। तो दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है जी, आंसर बी होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल लिख रहा है। अगला सवाल है एक शहर की जनसंख्या 64, कितना जी? 64,000 है, 10% रेट से बढ़ रहा है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा? तो ये चक्रवृद्धि ब्याज के मिश्रधन वाला सूत्र से बनेगा। तो ए बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर पी इंटू 1+r/100 के पावर टी होता है। ठीक है जी, तो देखिए पी यहाँ 64,000 हो जाएगा, 64,000 गुणे 1+ रेट क्या है? 10% से बढ़ रहा है, तो ये और पावर कितना हो गया जी? 3। ठीक है जी, अब देखिए इसको गुणा करिए तो ये काट दीजिएगा, तो ये देखिए 64,000 हो गया और ये 10 से कम 10 है, 11/10, 3 बार है तो 11/10 और 11/10। ठीक है जी, 3 बार गुणा कर दिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, नीचे कट गया 3 जीरो। अब 64 में आपको तीनों 11 से गुणा करिए, तो देखिए 11 11 121 होगा, 121 में 11 से गुणा करिएगा तो आपका कितना आएगा जी? 1 2 1, और ये हो जाएगा 1 2 1, मतलब 1 3 3 1, इतना आ गया। और इसमें 64 से गुणा करिए, 1 3 3 1 में 64 से गुणा करना है, तो 4 कम 4, 4 3 12, और 4 3 12 और 1 13, आपका हो गया 4 कम 4 1 5। ठीक है जी, अब 6 से गुणा करिए, 6 कम 6 और 6 3 18, और 6 3 18 1 19, और 6 कम 6 1 7, जोड़ दीजिए, ये हो गया 4 8 1 5, और ये हो गया आपका 8। तो 85 184, 85 184 कहाँ दिया है? तो 85 184 कहाँ दिया? 85 184 आपको बी में दिया है। ठीक है जी, 85 184 बी में दिया है, तो देख लीजिए कैसे बना है, आप यहाँ पे देख लीजिए। तो 85 184 हो गया। उसके बाद देखिए आंसर, उसके बाद सवाल देखिए, उसके बाद सवाल लिख रहा है। सवाल क्या कह रहा है जी? आपका 476 और 1386 और 1246 का मस मतलब महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है जी, तो गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए। देखिए 476, 476 का फैक्टर करिए, तो 2 से करिएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 8 16। ठीक है जी, 2 से करिएगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18। ठीक है जी, अब आपका हो गया 7 से 17 बार में। ठीक है जी, 7 से 17 बार में कट गया, 17 17 19 से होता है 119। देखिए अब उसके बाद हम निकालते हैं किसका? उसके बाद हम निकाल रहे हैं आपका किसका निकालूंगा? 1386, 1386। देखिए 1386 का निकालिए, तो 2 से 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 3 6। ठीक है जी, 3 से निकालिए, 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है जी, अब फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 7 21। ठीक है जी, और फिर देखिए 7 से कटेगा 11 बार में। ठीक है जी, अब आपका क्या बच गया जी?
1246। तो 1246 का भी फैक्टर निकालिए, 1246। तो 1246 का फैक्टर देखिए, 2 से 6 बार, 2 छः 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब देखिए किससे कटेगा ये, अब 7 से काटिए, 7 से कटेगा, 7 8 56, तो 6 बचेगा और 7 9 63। ठीक है जी। अब ये देखिए, अब नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो अब देखिए क्या क्या मिल रहा है दोनों में। अब तीनों में जो जो मिल रहा है उसी को गुणा करना है। देखिए एक तो सब में 2 मिल रहा है, तो यहाँ में सब में 2 मिल रहा है, देखिए सब में 2 मिल रहा है तो एक 2 लिख दिया। उसके बाद क्या मिल रहा है, 7, 7 और 7, और 7 मिल रहा है तो 7 से गुणा करिए, तो टोटल आपका 14 आंसर हो गया। क्या हो गया जी, 14 इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, आंसर क्या हो गया, सी। 37 नंबर का सी हो गया, 14 हो गया महत्तम समवर्तक। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल लिख रहा है ए अनुपात बी। ए अनुपात बी मतलब ए बटे बी कितना दिया है, तो 6/7 दिया है। ठीक है जी। और बी, बी अनुपात सी बराबर दिया है 8/9। तो अब कह रहा है बी अनुपात सी निकालने के लिए तो दोनों को गुणा करते हैं, ए बटे बी और गुणे ये बी बटे सी, और इसके वैल्यू को भी गुणा कर लीजिए, तो 6/7 है गुणे 8/9 है। ठीक है जी। अब देखिए ये बी से बी कट गया, और देखिए 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो ऊपर हो गया 8 दूना 16 और नीचे हो गया 7 तिया 21। तो इधर हो गया ए अनुपात सी। तो ए अनुपात सी बराबर क्या हो गया जी, ये हो गया आपका 16:21। तो 16:21 कहाँ दिया है, 16:21 कहाँ दिया है, तो आपका आंसर ए। ठीक है जी, 38 का ए हो जाएगा। देख लीजिए कैसे बना है, देखिए कैसे बना है। तो अब अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल क्या कह रहा है जी, अगला सवाल आपका है किसी आमों की संख्या का 17% 1360 है। तो मान लिया टोटल आम कितना है, एक्स, इसका कितना परसेंट, 17%, 17/100 बराबर कितना है, 1360। तो इसको काट दीजिए, 17 8 136 होता है, और एक जीरो 80 बार में कटेगा। इधर एक्स छोड़िएगा तो ये 100 जाकर गुणा हो जाएगा, तो 8 80 में 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 8000 टोटल। कितना जी, टोटल 8000 आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल आपको कह रहा है 6x² - 25x - 14 का गुणनखंड निकालिए। तो देखिए 6x² - 25x - 14, इसका फैक्टर निकालना है। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 6x², इसको लिख सकता हूँ 21x माइनस आप लिखता हूँ 4x, इधर -14 है। अब देखिए इससे कॉमन लीजिए, तो 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी आपका 3 7 21 7 बच गया। ठीक है जी। इधर से आप कॉमन लीजिए 2, तो 2 कॉमन लीजिएगा आप यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा जी आपका 2x, और क्या हो जाएगा 2x - 7 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा 3x - 2 इंटू 2x - 7, तो ये आंसर होगा 3x - 2 2x - 7। तो कहाँ इसका दिया है, तो इसमें से कोई नहीं दिया है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। देख लीजिए आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें कोई विकल्प नहीं है, विकल्प गलत दे दिया है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है आपका 41 नंबर सवाल कर रहा है लघुगणक कितना दिया है। तो लघुगणक आपका मैं आपसे बताता हूँ, जो लघुगणक का लॉग लिखते हैं। ठीक है जी। यदि मैं लिख दूँ 5 3 4 6, तो इसका यदि मैं आपसे बोलूँ पूर्णांश क्या है, तो पूर्णांश क्या है, तो पूर्णांश में क्या होता है, एक अंक बाद डेसिमल बैठाते हैं। तो यहाँ यदि एक अंक बाद डेसिमल बैठाइएगा इसको, तो क्या लिख सकते हैं, लॉग 5.346 गुणे 10⁻³ लिख सकते हैं। ठीक है जी। क्योंकि इसको तीनों को डेसिमल हटाने के लिए, 3 अंक डेसिमल हटाने के लिए 10⁻³ लिखूंगा, तो पूर्णांश हमारा यही हो जाएगा। पूर्णांश क्या हो जाएगा 3। ठीक है जी, पूर्णांश यही हो जाएगा। तो आपके सवाल में कितना दिया है, तो सवाल में आपका दे दिया है, ऑलरेडी दिया है इसमें, देखिए लॉग 5.326, देखिए इतना दिया है। तो इसमें मैं पहले ही से पॉइंट बैठा हुआ है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं 10⁻0 से गुणा करूँगा। ठीक है जी, 10⁻0 से गुणा करूँगा, तो इतना ही का इतना ही वैल्यू रहेगा। ठीक है जी। तो 10⁻0 से गुणा करूँगा तो यही पावर इसका पूर्णांश होता है, तो पूर्णांश क्या हो जाएगा 0।
पूर्णांश क्या हो जाएगा सी, ठीक है जी। पूर्णांश हो गया आपका 0। अगला सवाल देखिए 42 नंबर सवाल लिख रहा है। 42 नंबर सवाल लिख रहा है किसी आयत का परिमाप आपका 39 है यदि इसकी भुजाओं का अनुपात 5 अनुपात, देखिए 5x प्लस 8x। अब परिमाप निकालने के 2 से गुणा करते हैं, आप जानते हैं। और दिया है कितना 39, 39 दिया ना परिमाप, 39 दिया है देखिए। तो ये हो जाएगा 26x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना 39। तो 13 दूना 26 और 13 तिया 39। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, x का वैल्यू हो जाएगा 3/2 मतलब 1.5। 1.5 हुआ ना जी, 1.5 हुआ। x का वैल्यू 1.5 हुआ। तो कह रहा है भुजाओं की लंबाई बताइए। तो 5x, आप देखिए यहाँ पे भुजाओं की लंबाई बोल रहा है। तो 5x, एक भुजा 5x है मतलब 5 में x का वैल्यू 1.5 है तो 1.5 से गुणा किया तो 7.5 हो गया, 7.5 हो गया। और एक भुजा 8x है, इसमें इसमें देखिए मैं 8 गुणे x का वैल्यू 1.5 है तो 8 डेढ़े ये 12 हो जाएगा, ठीक है जी। तो 7.5 और 12, 7.5 और 12 कहाँ दिया है, 7.5 और 12 आंसर आपका बी है, ठीक है जी। तो भुजाएं कितना हो जाएगा 7.5 और 12। तो देख लीजिए अगला सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कॉस स्क्वायर 30। तो कॉस स्क्वायर 30 का मान होता है आपका 2। तो 2 का स्क्वायर हो गया, जोड़ क्या कर रहा है साइन स्क्वायर 45। तो साइन स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है जी। और कहते हैं जोड़ आपका कॉस स्क्वायर 60। तो कॉस स्क्वायर 60 का मतलब 60 का होता है 1/2 वैल्यू, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 4 हो जाएगा जोड़, इसका 1/2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1/4। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4। तो इसका देखिए 4 चौका 16 और यहाँ 2 और यहाँ 1 मतलब 19/4, 19/4 आंसर हो गया, 19/4 आंसर हो गया, ठीक है जी। तो 19/4 कहाँ दिया है, तो 19/4 आपका सी में दिया है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है आपका किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो व्यास कितना होगा। देखिए तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 4πr²। और ये बराबर कितना दिया है 616 के। देखिए अब 4 से इसको काट दीजिएगा तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 2 बचेगा, 4 पचे 20 और 4 चौका 16, 154 हो जाएगा जी। तो इधर आप देखिए इधर आर स्क्वायर छोड़िएगा तो ये हो जाएगा 154 अब बटा पाई का मान हो जाएगा 22 है, ऊपर चलेगा 7, ठीक है जी। अब काटिए 11 दूना 22 और 11 एकम 11, 11 4 44, आइए कट जाएगा 2 से 7 बार में, ठीक है जी। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी 7 गुणे 7, इस पर रूट चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 7। तो जब व्यास पूछ रहा है तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिएगा तो डी बराबर क्या आ जाएगा 14, डी बराबर क्या आ जाएगा 14, व्यास आ जाएगा 14। व्यास पूछ रहा है ना जी, तो व्यास आपका 14 हो जाएगा, आंसर बी होगा, ठीक है। अगला 45 नंबर सवाल देखिए। 45 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है समीकरण 5x² देखिए 5x² माइनस 7x प्लस 2 का मूल निकालना है तो इसका फैक्टर निकाल लीजिए। ये 5x², इसको आप लिखिएगा 5x माइनस 2x लिख दीजिए तो 7 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा प्लस 2। देखिए तो यहाँ से कॉमन लीजिए आप 5x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा, इधर -2 कॉमन लीजिएगा तो आपका हो जाएगा क्या जी x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है जी। तो 5x और -2 और ये हो जाएगा x माइनस 1। तो दोनों के बराबर 0 करिएगा तो एक बार x बराबर हो जाएगा 2/5 और एक बार x/1 हो जाएगा। तो 1 और 2/5, देखिए 1 और 2/5 कहाँ दिया है, 1 और 2/5 कहाँ दिया है तो आंसर ए में दिया है, ठीक है। ऐसे ही निकालते हैं मूल। अगला सवाल देखिए रीजनिंग का है, कह रहा है ये देखिए 2 से 4 हो गया 4 बढ़ गया, 2 से 6 हो गया 4 बढ़ गया, फिर 8 बढ़ गया 14 हो गया, फिर 16 बढ़ गया 30 हो गया, अब 32 बढ़ेगा तो 62 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा डी 62। 48 नंबर सवाल देखिए। 48 नंबर सवाल लिख रहा है डाउटर को, देखिए डाउटर को TER और DAUGH लिख दिया गया है। तो इसी तरह पूछ रहा है एप्टीट्यूड को कैसे लिखेंगे। तो एप्टी देखिए एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड को लिखना है, एप्टीट्यूड को लिखना है आपको। तो इसको कैसे लिखिएगा,
तो देखिए लास्ट वाला TER ऐसे उठा के शुरू में रख दिया था, UDE रख दिया शुरू में, और फिर वैसे लिख दीजिए APTIT ऐसे लिख देंगे। ऐसे मिला लीजिए किस में आंसर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, UDE APTIT। आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है जी, आंसर बी हो गया। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल में क्या लिख रहा है। अगला सवाल में देखिए, अगला सवाल में लिख रहा है, आपका सवाल नंबर है 49। देखिए 5 का टेबल 5 पचे 25 हो गया, और 25 पचे 125 हो गया, 125 पचे 625, 625 पचे 3125, तो 3125 पचे क्या होगा, 3125 पचे 5 से गुणा करिए तो 5 पचे 25, 5 दूना 10 और 2 12, और 5 एकम 5 और 1 6, और 5 तिया 15, 625, 625 कहाँ दिया है, तो आंसर सी हो गया। ठीक है जी। अब अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल 50 नंबर लिख रहा है, 50 नंबर सवाल लिख रहा है। देखिए TEMPORARY टेम्पररी, इसको क्या लिख दिएगा, नीचे लिखिए, नीचे इसका देखिए, नीचे इसका क्या लिख रहा है, नीचे इसका लिख दिया है EPRSASAYOYM। ठीक है जी, ऐसे लिखा है। और उसके बाद किसका लिखा है जी, उसके बाद देखिए एक्सक्यूज को क्या लिखा है, एक्सक्यूज को क्या लिख रहा है, PGNVXP। ठीक है जी, ऐसे देख लीजिए आप क्या क्या लिखा है, ये अक्षर देखिए। तो क्या कह रहा है, एस्यूर का क्या लिखेंगे, एस्यूर को क्या लिखेंगे, देखिए तो आप इसी में से चुन लीजिए। देखिए ए के जगह, ए के लिए क्या लिखा गया है, ए के लिए ओ लिखा गया है। एस के लिए क्या लिखा गया, देखिए एस के लिए पी, और ये पी। यू के लिए क्या लिखा गया, देखिए यू के लिए आपका भी लिखा गया है। आर के लिए क्या लिखा गया, आर के लिए वाई। आई के लिए क्या लिखा गया, देखो ई के लिए पी लिखा गया है। तो मिला लो, ओ डबल पी VYP VYP, आपका आंसर ए हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। बेस्ट ऑफ लक, आपका नौकरी जरूर होगा।